चलो साथियों, एक और टॉपिक देखते हैं। इस टॉपिक का नाम है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक। ठीक है, जिसको कि आप DSIB भी कहते हो शॉर्टकट। ठीक है, तो ये DSIB क्या है? ये डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक। ये इतने इम्पोर्टेंट बैंक कौन से हैं? तो ये इम्पोर्टेंट बैंक है आपके पास HDFC, SBI और ICICI। ठीक है, ये तीनों बैंक। क्यों? ये कौन से बैंक हैं? क्राइटेरिया इसके लिए, इनके पास 2% ऑफ GDP है। इनका जो नेट वर्थ है वो 2% ऑफ GDP। तो ये पहला क्राइटेरिया होगा। क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब हम डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की बात करते हैं तो क्राइटेरिया क्या 2% है, 3% है, 4%, 5%? तो ये प्रीलिम में डायरेक्ट आ सकता है। तो ऐसे बैंक, ठीक है, जिसका नेट वर्थ जो है 2% ऑफ GDP है, उसको ये DSIB के कैटेगराइजेशन के तहत रखा जा सकता है। कौन कैटेगराइज करता है भाई इसको? RBI। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कब से कर रहा है? 2015 से करना चालू कर दिया इसने। अच्छा, तो क्यों? अब ये बहुत बड़े बैंक हैं, 2% ऑफ GDP। ये बैंक बहुत बड़े हैं, ठीक है, टू बिग। इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फेल ना हो। अगर ये फेल हुए तो इंडियन इकॉनमी की बैंड बच जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने इसको बचाना है। तो इसलिए RBI ऐसे लिस्ट जारी करती है और ये टाइम टू टाइम हमें बताती है कि ये कौन से बैंक हैं जो DSIB के तहत आते हैं और इनको हमने प्रोटेक्ट करना है। प्रीलिम के पॉइंट से एक और क्वेश्चन हो सकता है कि क्या DSIB की जो कैटेगराइजेशन है, लिस्टिंग है, क्या इसके तहत फॉरेन बैंक्स जो हैं क्या वो आ सकते हैं? ठीक है, आ सकते हैं जी, आ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट प्रीलिम स्पेसिफिक हो गए आपके। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो कैसे इनको कैसे प्रोटेक्ट करोगे आप? आपने लिस्टिंग तो कर दी, कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तो इनका मतलब RBI का एक बकेट सिस्टम है। ये बकेट लिस्ट है, ठीक है, एक लिस्ट है, मतलब आप ऐसा समझो। ठीक है, ये लिस्टिंग इन्होंने की है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम वाला एक स्टेटमेंट आने वाला है। और तो इन्होंने क्या किया है, लिस्ट 1 2 3 4 5 लिस्टें बनाई हैं इन्होंने। अब इस लिस्ट में HDFC और ICICI इसको तो रखा है इन्होंने पहली लिस्ट में, SBI को रखा है तीसरे में। अच्छा, इसका रेलेवेंस क्या है? इसका रेलेवेंस ये है, हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ना जल्दी जल्दी करेंगे। वहाँ पे आपको पता है CAR की जो फॉर्मूला है वो क्या है? CAR कैलकुलेट करने के लिए आपको Tier 1, ठीक है, प्लस Tier 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट। ठीक है, ये फॉर्मूला है CAR को डिटर्मिन करने के लिए। अब ये जो Tier 1 दिख रहा है ना आपको, इसमें जो भी कैपिटल होता है, ठीक है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। अगला टॉपिक जब हम देखेंगे CAR, वहाँ पे इसको हम डिटेल में देखेंगे कि कौन सा कैपिटल इसमें आता है। अब इसका एक सब पार्ट है, ठीक है, इसमें ही एक कैपिटल है जिसको कि आप कहते हो कॉमन इक्विटी। कॉमन इक्विटी, ठीक है, Tier 1 के तहत ही कॉमन इक्विटी करके कैपिटल है। अब ये कितना होना चाहिए? यहाँ पे लिखा गया है इस बकेटिंग लिस्ट में कि जो कॉमन इक्विटी जो है ना Tier 1 का, ठीक है, ये कितना परसेंट होना चाहिए? ये कितना परसेंट होना चाहिए ऑफ रिस्क वेटेड एसेट? यही वाला रिस्क वेटेड एसेट, इसका कितना होना चाहिए? अगर तो आप हो पहले में तो आपको 0.20% मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर दूसरे में आते हो तो 40% मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये 0 पॉइंट लगाते जाना अपने आप। यहाँ पे हो तो 60%, 80%, पूरा 1%। समझ में आया? तो SBI के लिए ये है और HDFC ICICI के लिए ये है। तो 3 स्टेटमेंट आपको मिल गए प्रीलिम स्पेसिफिक, और उस पर क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जल्दी ही हम देखेंगे, जहाँ पे हम समझेंगे Tier 1 Tier 2 कैपिटल क्या है और कॉमन इक्विटी जो है ये बेसिकली क्या होता है। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे जाते जाते आपको बता दूँ, चौथा एक और प्रीलिम स्पेसिफिक पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि एक और पता है कौन सा आपको पैसा जो है कैपिटल के रूप में रखना पड़ता है? उसको हम कहते हैं कैपिटल कंजर्वेशन बफर। ठीक है, तो ये पैसा भी आपको साथ में रखना ही पड़ेगा एज़ पर ये जो DSIB का जो प्रोविज़न है। ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट आपको मिल गए। ठीक है, बाकी हम CAR जल्दी देखेंगे। बाय बाय।